हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो में हम 18th एंड 19th नवंबर की क्विक न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। इन दिनों में हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली है जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंडियन पॉलिटी के अंदर ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच इज़ रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि नए जजेस जो हैं उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। ये कहानी है एक टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस टसल को हम देखते हैं डिटेल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 124 एंड 217 कहता है कि इंडिया में जो नए जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, इन नए जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जजेस को अपॉइंट करने के लिए कंसल्ट करेंगे सच जजेस एज ही मे डीम नेसेसरी। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो नेसेसरी लगेगा उस हिसाब से वो जजेस को कंसल्ट करके, जो पुराने जजेस हैं उनको कंसल्ट करके नए जजेस बनाएंगे। चाहे ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किए जा रहे हो या हाई कोर्ट के लिए, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे और इसी मेथड से करेंगे। ठीक है। अब इन आर्टिकल्स के बेसिस पर प्रेसिडेंट ने इंडिया के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके बाकी जजेस को अपॉइंट करना चालू किया। तो यहाँ पे अब एक सवाल आता है। सवाल क्या है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, जो कंसल्टेशन दी है, क्या ये कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है या फिर प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये जब सवाल खड़ा हुआ तो इसको रिजॉल्व करने के लिए केस आता है, जिस केस का नाम है फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस के अंदर ये बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को प्रीमेसी देता है, यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट में प्राइमरी रोल प्रेसिडेंट का है, यानी कि जो प्रेसिडेंट बोलेंगे वो चीज़ होनी चाहिए। यानी कि क्या कहा गया फर्स्ट जजेस केस में, ये कहा गया कि जब जजेस को अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट कंसल्ट ज़रूर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लेकिन ये जो कंसल्टेशन है, इस कंसल्टेशन को प्रेसिडेंट जो इन्होंने रिकमेंड किया है, उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अगर उनके पास कोजेंट रीजंस हैं तो। ठीक है। यानी कि फर्स्ट जजेस केस के अंदर जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन दोनों के बीच में लड़ाई है कि अपॉइंटमेंट करने के ऊपर किसका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट जजेस केस में किसका रोल इंपॉर्टेंट कहा गया? एग्जीक्यूटिव का रोल इंपॉर्टेंट कहा गया जुडिशरी के ऊपर, और प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दी गई। प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ भी कर सकता है रिकमेंडेशन को। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कई सालों तक चलता रहेगा कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको प्राइमरी रोल मिला हुआ है। लेकिन इसके ऊपर अब कुछ सवाल उठने लगे। सवाल क्या उठे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं वो भारत की सरकार के खिलाफ होते हैं। भारत की सरकार के खिलाफ ही कोई ना कोई सुनवाई चल रही होती है। तो केस किसके खिलाफ चल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस समवन। ठीक है, XYZ मान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस चल रहा है और इस केस की सुनवाई कोई ना कोई जज कर रहा है। इस जज को भारत की सरकार ने ही अपॉइंट किया है। तो भारत की सरकार के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं दिखाई दे रही आपको? भारत की सरकार को पता है कि उसके ऊपर बहुत केस होते हैं, तो वो कैसे जजेस को अपॉइंट करेगी? वो ऐसे जजेस को अपॉइंट करेगी हु आर लॉयल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें इम्पार्शियलिटी दिखाई नहीं देती। यहाँ पे हमें चांसेस दिखाई देते हैं कि जो जज अपॉइंट किया जाएगा वो बहुत ही पार्शियली अपॉइंट किया जाएगा। इसीलिए एक नई जजमेंट आती है जिसको कहा जाता है सेकंड जजेस केस। पहले जजेस केस का नाम था फर्स्ट जजेस केस, अब आती है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस क्या कह देती है? वो कह देती है कि जजेस के अपॉइंटमेंट में प्राइमरी रोल जुडिशरी का रहेगा, ना कि एग्जीक्यूटिव का। यानी कि एक कॉलेजियम बनाया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा जजेस का, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे अलॉन्ग विद 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कॉलेजियम सिस्टम कहेंगे, कॉलेजियम कहेंगे। ये कॉलेजियम प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन देगा और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट करेंगे दूसरे जजेस को। ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है उनको इस कॉलेजियम की बात माननी पड़ेगी। तो इससे क्या हो गया? इससे एग्जीक्यूटिव को जो पावर मिल गई थी ऊपर, वो पावर खत्म हो गई। वो पावर यहाँ पे खत्म हो गई और पावर अब किसके पास आ गई? जुडिशरी के पास आ गई। एंड इस जजमेंट के बाद से इंडिया के अंदर जजेस को अपॉइंट करने का कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद एक और जजमेंट आती है, जिस जजमेंट का नाम है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में एग्जीक्यूटिव पावरफुल, सेकंड जजेस केस में जुडिशरी पावरफुल, और थर्ड जजेस केस के अंदर क्या होने लगा? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सही है।
कोलेजियम सिस्टम सही है, लेकिन कोलेजियम सिस्टम को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने कोलेजियम सिस्टम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करी, ठीक है। तो वो इंप्रूवमेंट क्या थी? उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 5 लोगों का कोलेजियम बनेगा और वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट आगे अपॉइंट कर देंगे। हाई कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कोलेजियम बनेगा और इसी के बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगी। और अगर किसी जज को ए हाई कोर्ट से बी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस में इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 7 लोगों का कोलेजियम बनेगा और इस 7 जजेस के कोलेजियम के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करना होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, पावर का हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट जजेस केस में पावर एग्जीक्यूटिव के पास, सेकंड में जुडिशरी के पास, थर्ड में जुडिशरी के पास, ठीक है। और अगर सवाल आ जाए कि इंडिया में कोलेजियम सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ तो वो सेकंड जजेस केस से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे भी एक और दिक्कत स्टार्ट हमें होती हुई दिखाई देगी, और वो दिक्कत क्या है कि अगर प्रेसिडेंट जब जजेस को अपॉइंट करने के लिए 5 लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं तो क्या आप ये मान सकते हैं कि इन 5 लोगों को इंडिया के अंदर जितने भी अच्छे लॉयर्स हैं, जितने भी अच्छे जजेस हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन होगी? नहीं, इनको कुछ मुट्ठी भर लोगों की इंफॉर्मेशन होगी और इन लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा पावर आ गई। ये जो लोग हैं ये क्या करने लगे, ये नेपोटिज्म करने लगे। ये अपने नोन लोगों को, जिनको ये खुद जानते थे, उन्हीं लोगों को जजेस की तरह रिकमेंड करने लगे। तो इंडिया की जुडिशरी के अंदर हमें नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद देखने को मिलता है और इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट ये कहा जाता था दैट इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वेयर वन जज अपॉइंट्स अनदर, ठीक है। यहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को अपॉइंट कर रहा है, तो इस वजह से इस सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करने लगे और लॉजिकली भी हमें देखने को मिलता है। तो अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर मिल जाएगी जुडिशरी से तो उस केस में ऐसे जजेस अपॉइंट होने लगेंगे जो कि लॉयल हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर जुडिशरी के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोगों को बहुत ज़्यादा ताकत दे दी गई तो उस केस में हमें नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर बैलेंस मेंटेन हो, जिसके अंदर हम ये इंश्योर कर सके कि इंडिया का जो बेस्ट टैलेंट है उस बेस्ट टैलेंट को ही जज बनाया जाए। देखिए, अभी किसी IAS IPS ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है तो उसके लिए क्या होता है, यूपीएससी पूरा का पूरा एग्जाम लेती है। इंडिया का हर एक ग्रेजुएट जो कि 21 साल से ज़्यादा का है वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है और मेरिट के बेसिस पर उसको अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है, जुडिशरी में जो कोलेजियम ने बोल दिया उस इंसान को अपॉइंट करना पड़ जाता है, ठीक है। कोलेजियम बेस्ट टैलेंट को रिकमेंड करे ज़रूरी नहीं है, नेपोटिज्म देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या हुआ, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करी और एक बॉडी बनाई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। इस बॉडी के अंदर ये कोशिश की गई कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक बैलेंस हो और बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जजेस को अपॉइंट किया जाए। तो ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने NJAC बनाई थी, इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि ये जो कमीशन है इस कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। यानी कि जुडिशरी के 2 मेंबर्स, जुडिशरी के 3 मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद एक लॉ मिनिस्टर होगा और उसके बाद 2 एमिनेंट मेंबर होंगे जिसको एक सिलेक्शन कमेटी चुनेगी। यानी कि 3 मेंबर जुडिशरी के हो गए और 3 मेंबर नॉन जुडिशियल हो गए। इसमें भारत की सरकार का लॉ मिनिस्टर भी देखने को मिलता है। अब सवाल आता है, ये जो 2 एमिनेंट मेंबर्स हैं, 2 एमिनेंट मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करेगा? इनको सेलेक्ट करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सिलेक्शन कमेटी। इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा बैठेंगे और ये चुनेंगे 2 एमिनेंट लोगों को। 2 एमिनेंट लोगों को ये लोग चुनेंगे और ये जो 2 एमिनेंट लोग हैं, ये 2 एमिनेंट लोगों में से एक इंसान SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या फिर वुमेन होना चाहिए। ये कंडीशन बना दी गई NJAC के अंदर। अब जुडिशरी को इसके अंदर कुछ
लूप होल्स दिखाई देने लगे। लूप होल्स क्या दिखाई देने लगे? लूप होल्स ये दिखाई देने लगे कि 6 मेंबर की बॉडी है, जिसमें से 3 जुडिशियल मेंबर हैं, 3 नॉन जुडिशियल मेंबर हैं। ये जो नॉन जुडिशियल मेंबर हैं, इसमें से एक मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है डायरेक्टली, और जो 2 अलग हैं, इन 2 अलग को चुनने की जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो भी एग्जीक्यूटिव की ही हो गई। यानी कि चांसेस ये है कि ये जो 2 मेंबर चुने जाएंगे, इसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको चुनेगी वही लोग आएंगे। तो क्या हो गया, 3 जुडिशियल मेंबर और 3 नॉन जुडिशियल मेंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो जुडिशरी ये कहने लगी कि ये जो है, ये एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा से दे देती है। अगर एक भी जुडिशियल मेंबर भारत की सरकार की तरफ लॉयल हो गया, तो जो भारत की सरकार बोलेगी उन जजेस को अपॉइंट करना पड़ जाएगा। तो जुडिशरी ने एनजैक को ऐसे देखा जैसे कि एनजैक जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हार्म करती है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हार्म करती है। और जुडिशरी ने क्या कहा? जुडिशरी ने कहा कि ये जो एनजैक है, इस एनजैक को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाती है। और जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इट वॉज स्ट्रक डाउन। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? ये पूरी की पूरी कहानी की हम बात क्यों कर रहे हैं? कहानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती हैं। पहली इनएफिशिएंसी क्या है? इंडियन जुडिशरी में बहुत सारी पोजीशंस अभी वेकेंट हैं। कुछ दिनों पहले के अगर आप Q&A देखेंगे, उसके अंदर मैंने आपको पूरी पोजीशन बताई है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी वैकेंसी है और हाई कोर्ट में कितनी है। तो बहुत सारी पोजीशंस वेकेंट हैं, इनको टाइमली फिल नहीं किया जा रहा। अब दूसरी चीज़, जुडिशरी में ढेर सारे केसेस पेंडिंग है। तो एक तरफ केसेस बहुत सारे पेंडिंग है, दूसरी तरफ जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पेंडेंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अल्टीमेटली दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ डिले इन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे ये जो इनएफिशिएंसी इसको खत्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण ये है कि अभी एक इंसान ने एक रिव्यू पेटिशन भेजा है, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है कि ये जो एनजैक को आपने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, इसको दोबारा से हियर करो और इसको दोबारा से रीइंस्टेट करो। ये सिस्टम उतना ख़राब नहीं था जितना कि आप सोच रहे हो। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी न्यूज़ देख रहे हैं। आपको जो कहानी बताई है, उम्मीद करता हूँ अब आपको याद रह जाएगी, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो ऐसे कुछ काम है जो एग्जीक्यूटिव कर रही है वैकेंसीज को डिले करने के लिए, और ऐसा कुछ काम है जो कि कोलेजियम सिस्टम के अंदर गलत है। यानी कि ना तो एग्जीक्यूटिव पूरी तरह सही है, ना ही जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? देखिए, कोलेजियम सिस्टम ने कोई रिकमेंडेशन दी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या फिर कोलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंडेशन दी है, जिन जजेस के नाम सुझाए हैं, इन जजेस के कुछ, जैसे मान लीजिए 5 जजेस के नाम दिए, तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को लगता है कि इसमें से हम 3 को अपॉइंट कर सकते हैं, 2 जो हैं वो एग्जीक्यूटिव को पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं? इस लिस्ट को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर लेंगे, इन 3 को अपॉइंट कर देते हैं। ये जो 2 हैं, इन दोनों के नाम पे कोई भी फैसला नहीं करते, इनको ना तो अपॉइंट करते हैं, ना ही इनको रिजेक्ट करते हैं, ना ही इनको मना करते हैं, बस इसके ऊपर वो बैठे रह जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है? अब ये एक तरह की ह्यूमिलिएशन है। 5 नाम दिए गए थे, जिसमें से 3 को अपॉइंट कर दिया, 2 को अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। तो ये जो 2 हैं, ये अपनी ह्यूमिलिएशन को बचाने के लिए क्या कर देते हैं? ये कहते हैं कि हम अपना नाम वापस ले रहे हैं, हमें जज बनना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव इस तरह की टैक्टिक्स अपना रही हैं, ये टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये एक तरह का ऐसा डिवाइस उन्होंने निकाल लिया है जिससे वो लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना नाम विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ये इशू एग्जीक्यूटिव की तरफ से देखने को मिल रहा है। कोलेजियम सिस्टम में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कि कोलेजियम सिस्टम ओपेक है। ये जोन ऑफ कंसिडरेशन को लिमिट कर देता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 लोग हैं, 5 लोगों को सारे के सारे जुडिशियल मेंबर्स के नाम तो पता नहीं है, तो वो सिर्फ उनको रिकमेंड करते हैं जो कि उनको नोन होते हैं। तो ये एक तरह का जोन ऑफ कंसिडरेशन को लिमिट कर रहा है, बेस्ट टैलेंट के पूल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जो कोलेजियम सिस्टम है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम बेस्ट लीगल टैलेंट को अट्रैक्ट करें। ठीक है, इनफैक्ट जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन किया गया था, इसको बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मान के हटाया गया था, तो जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया था, उस बेंच ने एक बात और बोली थी। उसने कहा था कि जो जुडिशियल
जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम के अपने फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज को दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोलेजियम सिस्टम को दोबारा से रिफॉर्म नहीं किया गया। ये आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ थी, इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपके मेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करे हैं, तो इस न्यूज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले एक बिल आया था। वो जो बिल है वो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आए थे, लेकिन उस बिल के अंदर कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी उन फर्म्स को कुछ दिक्कतें थी। बेसिकली उसके अंदर बात की गई थी डेटा लोकलाइजेशन की। डेटा लोकलाइजेशन के अंदर ये कहा जा रहा था कि जो लोगों का पर्सनल डेटा है वो पर्सनल डेटा देश से बाहर नहीं जा सकता। तो अगर कोई बड़ी फर्म है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो हर फर्म डेटा कलेक्ट करती है। ये जो डेटा है ये अगर देश से बाहर नहीं ले जा सकते, तो इन फर्म को ये डेटा देश के अंदर रखना पड़ेगा। तो उन्हें इंडिया के अंदर बड़े बड़े सर्वर्स लगाने पड़ेंगे। ये जो सर्वर्स हैं ये कॉस्टली होते हैं, तो बहुत सारी फर्म जो हैं वो इंडिया में बिजनेस करने में कतरा रही थी। इनफैक्ट इंडिया जब अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करता है विद यूके, इजराइल, कनाडा, तो उस केस में भी ये जो डेटा प्रोटेक्शन है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो अब जो पुराना बिल था उस पुराने बिल को विड्रॉ कर लिया पार्लियामेंट से, वो पास नहीं किया गया, और उसकी जगह अब एक नया ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल लेके आए हैं जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब इस बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट है, यानी कि ये पास नहीं हुआ। अभी इस बिल के ऊपर लोगों से कमेंट मांगे जाएंगे कि अगर कोई अपने सजेशन देना चाहता है, बिल कैसा लगता है, कमेंट दो। फिर इसके बाद इसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। पहला तो ये जो नया बिल है, नया बिल पेनल्टी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कि अगर कोई इस बिल के अगेंस्ट जाएगा पास होने के बाद, तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा, इसके अंदर क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को थोड़ा सा इजी बनाया है। पहले डेटा लोकलाइजेशन की वजह से जो बड़ी फर्म है वो इंडिया के अंदर काम करने में कतरा रही थी, अब उसको थोड़ा सा इजी कर दिया है ताकि जो लार्ज टेक फर्म्स हैं वो लार्ज टेक फर्म्स भी इंडिया में अच्छे से काम कर सकें। दूसरा, जो इससे पहले वाला बिल था, इससे पहले वाला पहले वाला जो बिल था वो पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा के बीच में बटा हुआ था। नॉन पर्सनल डेटा की बात करता था और पर्सनल डेटा की बात करता था, लेकिन जो नया बिल है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेटा से जुड़े हुए चीज़ों की बात करता है। ये जो नया बिल है, नया बिल नॉन पर्सनल डेटा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये भी जो फर्म्स हैं उन फर्म्स को काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर कोई इंसान ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपनी आइडेंटिटी, एड्रेस वगैरह गलत प्रोवाइड करता है किसी डेटा फिड्यूशियरी को, तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये भी इस बिल के अंदर है। पेनल्टी याद रखना इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बिल क्या कहता है? अच्छा, अब सवाल आता है डेटा फिड्यूशियरी क्या है। तो मैं दो टर्म्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एक है डेटा फिड्यूशियरी और दूसरी टर्म है आपकी डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, तो जिस इंसान का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है XYZ फर्म इज कलेक्टिंग माय डेटा, तो XYZ फर्म डेटा फिड्यूशियरी बन गई जो कि डेटा कलेक्ट करती है, और मैं क्या बन गया? मैं डेटा प्रिंसिपल बन गया क्योंकि मेरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे डेटा को कलेक्ट करने वाले को फिड्यूशियरी कहा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक तीसरी एंटिटी को भी इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, और वो तीसरी एंटिटी क्या है? वो है कंसेंट मैनेजर। कंसेंट मैनेजर का क्या काम होगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैं दुनिया भर की साइटें सर्च करता रहता हूँ, बहुत सारी जगहों पे वो मेरे से बोलते हैं कि आप एग्री करो कि आप हमें अपना डेटा यूज़ करने दोगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो मैं नहीं पढ़ता, मैं सीधा एग्री करता हूँ और उसकी साइट यूज़ करने लग जाता हूँ। तो ऐसी दुनिया भर की साइटें हैं जिनके ऊपर मैंने अपना कंसेंट दे रखा है। अब इस कंसेंट को मैं मैनेज नहीं कर सकता, प्लस किसका कंसेंट दिया है किसका कंसेंट नहीं दिया ये मैं याद भी नहीं रख सकता। तो उस चीज़ के लिए एक कंसेंट मैनेजर बनाया जाएगा जो कि इंडिविजुअल्स को अनेबल करेगा और उसके कंसेंट का एक ट्रैक रखने में उसकी मदद करेगा। तो अब सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम ऐसा हुआ कि अगर मैं एक डेटा प्रिंसिपल हूँ, अगर मेरा कोई भी डेटा किसी डेटा फिड्यूशरी को मेरा कोई भी डेटा चाहिए ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके, तो उसे पहले तो जो डेटा फिड्यूशरी है मुझे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही सिंपल प्लेन लैंग्वेज में उसको बतानी पड़ेगी, उसे मेरा कंसेंट लेना पड़ेगा। मैं जिन भी चीज़ों का कंसेंट दे रहा हूँ उसको ट्रैक करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंसेंट मैनेजर्स होंगे।
कंसेंट मैनेजर्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस बिल, कंसेंट मैनेजर होंगे, ठीक है। और इस पूरी चीज़ को ओवरसी करने के लिए बनाया जाएगा एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जिसको कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर चलता रहेगा, ठीक है। कंसेंट मैनेजर, डेटा फिड्यूशरी है, और जो बिल है, बिल कहता है कि जो भी डेटा प्रिंसिपल है, यानी कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी होगा हर डेटा फिड्यूशरी को। और ये जो कंसेंट होगी ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगी, ठीक है, प्लेन लैंग्वेज में होगी, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के अंदर आपको, मैं चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपसे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मांग सकता हूँ, यानी कि एकदम प्लेन लैंग्वेज, और जो भाषा मैं समझ सकता हूँ उस भाषा में आप दोगे जो भी 8th शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। डेटा प्रिंसिपल, जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसके पास ये अधिकार है कि वो कभी भी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार कंसेंट दे दी तो अब मैं फंस गया, मुझे कभी लगेगा कि कोई डेटा फिड्यूशरी सही से काम नहीं कर रहा, तो मैं कंसेंट को वापस भी ले सकता हूँ। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। कुछ कुछ केसेस में एग्जाम्पशन दी गई है इस बिल के अंदर, कि अगर देश की सोवरेंटी और इंटेग्रिटी हार्म हो रही है या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इस केस में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस हैं उनको वायलेट किया जा सकता है, ठीक है। लैंग्वेज को सिंपल रखना है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ है इस बिल के अंदर, ये आपके प्री के अंदर पूछा जा सकता है या फिर स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बिल के अंदर ही, हिम, हिज, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो है शी, हर, शी और हर, यानी कि हम एक जेंडर एम्पावरमेंट की जो हम बात करते रहते हैं, ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप, ठीक है। इसके अलावा जो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप ट्रैक में रखेंगे, अगर ये एक्ट बन जाता है तो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक्ट नहीं बनता तो आपके मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है गवर्नर के रोल की इन इंडियाज़ पॉलिटी, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो बस जो न्यूज़पेपर के अंदर एक अलग से फैक्ट आए थे उन फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए 1974 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर। इसके अंदर ये कहा गया था कि जो गवर्नर है, गवर्नर को स्टेट के अंदर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। जिन चीज़ों में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई, वहाँ पे उसको स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अब डिस्क्रिशनरी पावर का ये मतलब नहीं है कि गवर्नर अपनी एक पैरेलल सरकार बना ले स्टेट के अंदर और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ compete करने लगे। जो गवर्नर की ये दोनों की दोनों पावर हैं, ये दोनों की दोनों पावर उसको हार्मनी में एक्सरसाइज करनी है। उसको ये इंश्योर करना है कि जो स्टेट है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता रहे, और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को हैम्पर ना करे। ये शमशेर सिंह जजमेंट के अंदर कहा गया था। तो अगर मेंस के अंदर कोई वो आता है तो आप सेम जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी पिछले Q&A के अंदर हमने गवर्नर की पावर के बारे में डिस्कस किया था। फिर इसके बाद एक प्राइवेट मेंबर बिल की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। एक MP ने बिल इंट्रोड्यूस किया है जो कह रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को रीनेम करके शहीद एंड स्वर्ण द्वीप नाम कर देना चाहिए, ठीक है। ये जो नाम दिए गए थे शहीद और स्वर्ण द्वीप, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे 1943 के अंदर, जब वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गए थे। अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको सेलुलर जेल देखने को मिलती है, जहाँ पे ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बहुत सारे साल बिताए हैं, ठीक है। बहुत ही ख़राब हालत में लोगों को सेलुलर जेल के अंदर रखा जाता था, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखेंगे कि क्या नाम सजेस्ट किया इन्होंने। दूसरा आपको याद रखना है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। देखिए लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर के अंदर आपको MPs देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो। ये जो MPs हैं, ये MPs, कुछ MPs आपके सरकार के मंत्री भी बनते हैं, मिनिस्टर्स हो जाते हैं, और बाकी जो MP हैं वो मिनिस्टर नहीं रहते, वो सिर्फ MP रहते हैं, ठीक है। तो जो MPs गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं, अगर ये कोई बिल लेके आते हैं तो इस बिल को पब्लिक बिल कहा जाता है। ये बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक तरह से, ठीक है। और जो नॉन मिनिस्टर MPs होते हैं, नॉन मिनिस्टर MPs अगर कोई बिल लेके आते हैं तो इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अब ये जो गवर्नमेंट का बिल है और प्राइवेट मेंबर बिल है, इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं।
डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल को कंसिडर करने से पहले इन्हें 1 मंथ का नोटिस देना होता है। 1 मंथ का नोटिस देना होता है, उसके बाद इस बिल को कंसिडर किया जाता है। ये जो बिल है, इस बिल को ड्राफ्ट करने की पूरी जिम्मेदारी उसी एमपी की होती है जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। तो इस बिल के सारे नुआंसेस, सारे प्रोविजन जो है वो वही एमपी ड्राफ्ट करेगा। ये जो बिल है 1 महीने के नोटिस पे दिया जाता है और इस बिल को हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ फ्राइडेज को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सिर्फ फ्राइडेज को डिस्कस किया जाता है। और पार्लियामेंट का जो भी सेशन चल रहा होता है, एक सेशन के अंदर केवल 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स को ही कंसिडर किया जा सकता है। अब आप खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इंडिया के अंदर अभी तक कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो कि पास हुए हैं। ठीक है, या फिर अभी तक ना सही तो पिछले 30 सालों में, 3 डेकेड्स के अंदर कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं। ठीक है, ये प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में पहले हमें इंडिया श्रीलंका का इशू देखना है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये श्रीलंका है, यहाँ पे इंडिया आती है आपकी। ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन जो है श्रीलंका का, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन तमिल पॉपुलेशन है। और इसके अलावा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको सिन्हला मेजॉरिटी देखने को मिलती है। श्रीलंका के अंदर सिन्हला वर्सेस तमिल एक कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें सिन्हला कई बार ऐसी कोशिश कर चुके हैं कि तमिल की पावर को, पॉलिटिकल पावर को कंसंट्रेट करते रहें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर जो है वो मतलब आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, क्लासेस के अंदर बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ न्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे जो ये आपकी तमिल पॉपुलेशन है और ये आपकी सिन्हला मेजॉरिटी है, इनके बीच में एक टसल चलती रहती है। और ये जो तमिल्स हैं, तमिल्स को ज़्यादा पॉलिटिकल पावर नहीं मिली हुई, तो तमिल्स ये डिमांड करते रहते हैं कि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। आज की डेट में श्रीलंका एक यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। ठीक है, और इसमें भी जो पावर है, पावर सिन्हला के पास कंसंट्रेट कर दी गई है। ये जो तमिल्स हैं, तमिल्स आर डिमांडिंग दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड एंड दे आर डिमांडिंग मोर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू दिस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन। तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट का रीजन है, इसमें इनको और पावर की डिमांड करते रहते हैं। तो ये जो तमिल पॉपुलेशन है, ये डिमांड करी है श्रीलंका से कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और इस रीजन के अंदर आप ज़्यादा पावर्स को डिवॉल्व कर दो, ताकि हम अपने आप को खुद ही गवर्न कर सकें, पॉलिटी के अंदर हमारी भी ताकत हो। इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए गए थे। 2015 से लेकर 2019 के बीच में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो भी मटीरियलाइज नहीं हो पाया है। तो इसको लेके श्रीलंका के अंदर आपको एक लड़ाई, प्रोटेस्ट और इस तरह के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ये जो तमिल हैं, बिकॉज दीज तमिल्स हैव एफिनिटी विद इंडिया, तो इस वजह से इंडिया जो है, इंडिया भी श्रीलंका के ऊपर ये थोड़ा सा दबाव बनाती रहती है। इसके अलावा जो न्यूज़ में थी, वो न्यूज़ ये थी कि यहाँ पे कुछ फिशरमैन जो हैं, इंडियन फिशरमैन श्रीलंका के पानी के अंदर फिशिंग कर रहे थे और उनको श्रीलंका की नेवी ने कैप्चर कर लिया है। ये एक रिकरिंग इशू है, आप बार बार देखेंगे, हर महीने में 2-3 बार न्यूज़ आ जाती है कि श्रीलंका की नेवी ने इंडियन फिशरमैन को डिटेन करके रखा हुआ है। अब ये जो इशू है, ये इशू क्यों हो रहा है? इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन के आसपास जो फिशेस थी, वो फिशेस का रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो चुका है। तो अब जो इंडिया के फिशरमैन हैं, वो थोड़ा सा डीप वेंचर कर जाते हैं ओशंस के अंदर, और जैसे ही वो डीप वेंचर करने लग जाते हैं, तो वो श्रीलंका के जो इंटरनेशनल वाटर्स है, श्रीलंका का जो जोन है, उस जोन में आ जाते हैं। और श्रीलंका ये कहने लगता है कि ये हमारे श्रीलंकन वाटर्स के अंदर इंडियन फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं, और वो उनको डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिशरमैन के इस इशू को रिजॉल्व करने को लेके भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में बातें होती रहती हैं, बट अभी तक कोई भी कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं निकला है। मेंस के अंदर अगर इंडिया श्रीलंका के इशू के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ये फिशरमैन का इशू याद रखना है। एक तीसरा इशू भी न्यूज़ में था। वो इशू क्या है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे कुछ आइलैंड्स थे जिनका नाम था कच्छाथिवु आइलैंड्स। ये जो कच्छाथिवु आइलैंड्स हैं, ये जो आइलैंड है, ये इंडिया ने श्रीलंका को सीड कर दिए थे, श्रीलंका को दे दिए थे। तो इन आइलैंड्स को अब कौन एडमिनिस्टर करता है? इन आइलैंड्स को अब श्रीलंका एडमिनिस्टर करता है। अब श्रीलंका के पास ये आइलैंड आने की वजह से क्या हो गया? श्रीलंका का जो EEZ है, वो EEZ इंक्रीज हो गया। तो पहले इंडिया के फिशरमैन इस आइलैंड के आसपास वाले पानी के अंदर भी फिशिंग करते थे और उनको कोई डिटेन नहीं करता था। लेकिन अब क्योंकि इस आइलैंड को श्रीलंका एडमिनिस्टर कर रहा है, तो ये वाटर्स किसके हो गए? ये श्रीलंकन वाटर हो गए। और यहाँ पे अगर कोई इंडियन फिशरमैन आ जाता है, तो उसको श्रीलंका कैप्चर कर लेती है, उसको डिटेन कर लेती है। तो इसीलिए
तमिलनाडु के अंदर बार बार ये डिमांड उठती रहती है कि ये जो कच्छातीवू आइलैंड है इसको वापस ले लेना चाहिए श्रीलंका से। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि 1974-76 में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में कच्छातीवू आइलैंड को इंडिया ने श्रीलंका को सीड कर दिया था, दे दिया था। इस आइलैंड पे कोई भी रहता नहीं है, लेकिन इस आइलैंड को कौन यूज़ करता है? इस आइलैंड को फिशरमैन यूज़ करते हैं। फिशरमैन क्यों यूज़ करते हैं? फिशरमैन पानी में रहते हैं, काफ़ी समय तक थक जाते हैं, तो वो इस आइलैंड पे आके रेस्ट कर सकते हैं, इस आइलैंड पे आके वो खाना खा सकते हैं। इनके जो फिशिंग नेट्स हैं वो नेट्स भीग जाते हैं, उनको ड्राई करना होता है, सुखाना होता है, तो इस आइलैंड पे आके वो सुखा सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस आइलैंड के ऊपर एक एनुअली एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कहा जाता है सेंट एंथनी फेस्टिवल। तो इस सेंट एंथनी फेस्टिवल में भी इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो जाके यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इस आइलैंड से जुड़े हुए याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कच्छातीवू का। ठीक है, किसका था? इंडिया का। किसको दे दिया गया? श्रीलंका को दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अभी आपको बताया ये सब वही लिखा हुआ है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि यूएस साउथ कोरिया के साथ एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है सी विजिल। जब यूएस साउथ कोरिया के साथ साउथ कोरिया के आसपास वाले रीजन में एक्सरसाइज करने लगा तो नॉर्थ कोरिया को थ्रेटन फील हुआ और नॉर्थ कोरिया ने अब क्या करना चालू कर दिया? नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स को, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को टेस्ट करना चालू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया बेसिकली ये दिखाना चाहता है यूएस को कि तू हमारे रीजन में आके हमें धमका मत, क्योंकि हमारे पास अब इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल है कि हम नॉर्थ कोरिया से लेके यूएस तक के रीजन को टारगेट कर सकते हैं, यूएस के रीजन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज का नाम आप ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज का नाम है सी विजिल। कौन कर रहा है? यूएस और साउथ कोरिया कर रहे हैं। फिर आपको याद रखना है नॉर्थ कोरिया की कौन सी मिसाइल है जो कि वो आज की डेट में टेस्ट कर रहा है। मिसाइल का नाम है हुआसोंग 17 मिसाइल। हुआसोंग 17 मिसाइल, दिस इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये अलग, मतलब नॉर्थ कोरिया आपके एशिया में, एशिया से लेके आपके अमेरिका तक मार कर सकता है, अमेरिका तक मार कर सकता है। बहुत ही लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल है। अब डर इस बात का है कि लोगों को अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो इन आईसीबीएम के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स को वॉरहेड की तरह यूज़ करके यूएस को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मिसाइल का नाम याद रखना है किस देश की है, और इस एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान रखना है। और न्यूज़ के ऊपर आप इसलिए ध्यान रखेंगे कि आगे जाके अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी लाइन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में डिवाइड करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जमाल खशोगी किलिंग की। जमाल खशोगी किलिंग, अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है। देखिए 2018 में क्या हुआ था? एक सऊदी एजेंट था जिसका नाम था जमाल खशोगी। इस जमाल खशोगी को मार दिया गया और ये माना जा रहा था कि जमाल खशोगी को मारने के पीछे सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इस क्राउन प्रिंस का हाथ है जमाल खशोगी को मरवाने के ऊपर। अब सऊदी अरेबिया एंड यूएस ये दोनों के दोनों काफ़ी क्लोज रिलेशंस आपस में एंजॉय करते हैं। तो अगर यूएस सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के ऊपर कोई भी केस करता है या सऊदी अरेबिया के ऊपर इस किलिंग को लेके कोई भी दबाव बनाता है तो इनके रिलेशन हार्म होते हैं। इस वजह से जो बाइडन ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को इम्यूनिटी दे दी है फ्रॉम अ लॉसूट ओवर द मर्डर ऑफ जमाल खशोगी। अब इस चीज़ को लेके यूएस की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि एक तरफ तो वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और दूसरी तरफ वो मोहम्मद बिन सलमान को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, याद आपको बस जमाल खशोगी के बारे में रखना है, कभी कभार किसी स्टेट पीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दोनों ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ है प्रिसीजन मेडिसिन क्या होती है। न्यूज़ को भूल जाइए, बस प्रिसीजन मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए। देखिए हर एक इंसान के अपने जीन्स होते हैं, हर एक इंसान की बॉडी में अपने एक प्रोटीन होते हैं, हर एक इंसान अलग अलग मेडिसिन पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी जो बॉडी है वो अलग तरीके से उसको एब्जॉर्ब करती है। तो प्रिसीजन मेडिसिन क्या करती है, वो लोगों के जीन्स और प्रोटीन्स को स्टडी करके उसी के स्पेसिफिक एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना देती है जो कि उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी और उसी के अकॉर्डिंग उसको दवाई दी जाती है। इसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या फिर पर्सनलाइज्ड केयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पेशेंट के जीन्स और प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग ही उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाती है।
ठीक है, अगली न्यूज़ है विक्रम एस की। विक्रम एस क्या है? इंडिया के हैदराबाद के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्काई रूट। ये जो स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप ने, ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है और इस प्राइवेट स्टार्टअप ने अपना पहला रॉकेट बनाया है जिसको स्पेस के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। अभी जो रॉकेट लॉन्च किया गया है ये विक्रम एस की फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद विक्रम एस 2 लॉन्च किया जाएगा और फिर उसके बाद विक्रम एस 3 को लॉन्च किया जाएगा। तो 3 स्टेज के अंदर ये अपना पूरा का पूरा रॉकेट का जो प्रोग्राम है उसको रन करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को इन्होंने नाम दिया प्रारंभ, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट मेकिंग में ये प्रारंभ है, शुरुआत है। ये जो रॉकेट विक्रम एस अभी लॉन्च किया गया, ये सिंगल स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, ठीक है। और जो स्काई रूट है, स्काई रूट के जो फाउंडर्स हैं उनका नाम पवन कुमार चंदाना और नाग भारत डाका है। आप कह सकते हैं एक तरह से इंडिया के एलॉन मस्क, ठीक है। एनवायरनमेंट की न्यूज़ देखते हैं। एनवायरनमेंट की न्यूज़ के अंदर आया है जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन 4 और देशों के साथ मिलके अफ्रीका के अंदर क्लाइमेट अडेप्टेशन को लेके कुछ फंड प्रोवाइड करने वाली है, क्लाइमेट अडेप्टेशन इंक्रीज करने के लिए। तो 1 बिलियन यूरोज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ये शर्म अल शेख के अंदर बोला गया। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जिसके ऊपर अब आप ढेर सारे एडिटोरियल्स देखेंगे आने वाले समय के अंदर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? डेवलप देश क्या करते हैं, जब भी डेवलप देशों के ऊपर ये दबाव बनने लगता है कि आप दुनिया के अंदर सबसे बड़े पॉल्यूटर रहे हो, आपकी वजह से सबसे ज़्यादा हमें CO2 एमिशन देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलता है, और आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हैं, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो डेवलप देशों के ऊपर ये दबाव है कि आप लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के अंदर फंडिंग प्रोवाइड करो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, डेवलपिंग देशों को फंड्स प्रोवाइड करो, ताकि क्लाइमेट चेंज की ये जो फाइट है, ये फाइट एक मीनिंगफुल तरीके से लड़ी जा सके। लेकिन डेवलप देशों के ऊपर जब भी ये दबाव बनता है वो क्या करते थे, वो पूरे दुनिया का जो सोचने की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ही चेंज कर देते हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं। अब इन्होंने एक नई डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करी है। वो डिस्ट्रैक्शन क्या है? डेवलप देश अब ये कह रहे हैं कि देखिए, डेवलप्ड देशों के ऊपर दबाव कौन बना रहा है? डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस के अंदर एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो डेवलप देश क्या कह रहे हैं कि डेवलपिंग देशों के अंदर जो एग्रीकल्चर हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज रोकना है तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी टारगेट लगा दो कि एग्रीकल्चर से एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा एमिशन नहीं होनी चाहिए। तो जो डेवलपिंग देश हैं, डेवलपिंग देश कह रहे हैं हमारी इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और हमारे देशों के अंदर अभी तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम एकदम ही क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर कर सकें, ना ही हमारे देश के फार्मर्स इतने रिच हैं कि वो महंगी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। तो डेवलप्ड देश ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर दबाव बनाएंगे तो डेवलपिंग देश जो हैं वो मना करने लगेंगे, ठीक है। तो अब उन्हें एक बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे कि डेवलपिंग नेशन जो है वो अपनी एग्रीकल्चर के एमिशन को भी कट करने की कोशिश नहीं कर रहे और वो सब कुछ हमसे करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है, जो उन्हें करने की ज़रूरत है रिच नेशंस को, वो काम नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया को एक नई डायरेक्शन में भेजने लग गए कि अब एग्रीकल्चर के ऊपर आप फोकस करने लगो। और यही सेम दोगुलापन जो है, यही सेम दोगुलापन इस COP27 के अंदर इंडिया ने एकदम दुनिया के सामने रख दिया। एकदम साफ साफ इंडिया ने कह दिया कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दोगुलापन है जो कि डेवलप्ड नेशन कह रहे हैं। ये जो एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने की बात की जा रही है, ये है आपके कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ थी वो ये थी कि COP27 को एक्सटेंड कर दिया। उससे जुड़े हुए जो भी अभी डिसीजंस, मतलब अभी तक कोई खास डिसीजन हुआ नहीं है, पर जितनी भी बातें हो रही हैं वो सारी मैंने यहाँ लिख रखी हैं। पिछले Q&A में हम कवर कर चुके हैं तो दोबारा से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इकॉनमी की बात करें तो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ आई थी। इंडिया का ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपोर्ट होता है, जो टोटल एक्सपोर्ट है ग्लोबल लेवल पे, उन एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर है वो बहुत ही कम है, केवल 2.1% है। कुछ रिपोर्ट्स अब सजेस्ट करें कि ऑलमोस्ट 2.7% हो चुका है, बट ऑफिशियल फिगर्स आर 2.1%। तो इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर 2.1% है और इंडिया चाहता है कि 2027 से पहले इंडिया का शेयर 3% हो जाए और 2047 से पहले इंडिया का शेयर 10% हो जाए ग्लोबल एक्सपोर्ट में। यानी कि इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर बनना चाहता है ग्लोबल लेवल पे। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन एंड टर्मोइल, इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर हमें कमी देखने को मिल रही है, जो कि हमने 17
17 नवंबर के Q&A में भी देखा था। इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं? ग्लोबल स्लोडाउन, प्लस में वियतनाम जैसे जो देश हैं वो इंडिया के कॉम्पिटिटर बन के आ चुके हैं। ये सस्ते में इंडिया जैसे ही सामान प्रोवाइड कर देते हैं दुनिया को, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो सस्ती है। ठीक है, तो वियतनाम जो है वो इंडिया का एक चैलेंजर बन के आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। इंडिया की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 में बनाई गई थी, इसको रिप्लेस करने की बात चल रही है और एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया बना चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अप्रैल 2023। तो जब ये ग्लोबल रिसेशन का फियर खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी एक चैलेंज बन चुका है कि हम इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। चौथा चैलेंज ये है कि इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी भी पेंडिंग है। इंडिया यूके से नेगोशिएट कर रहा है, इसराइल, कनाडा और यूरोपियन यूनियन से नेगोशिएट कर रहा है, पर अभी तक बने नहीं है। फिर इसके बाद आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है उसको लेके न्यूज़ आई थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि NIIF का जो फंड है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के अंदर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिफेंस से जुड़ी हुई आपकी ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मेंस में आप क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं इस न्यूज़ से। ठीक है, तो पहले ये न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है? आपके आसाम के मीसामारी के अंदर हमने हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करना चालू कर दिया है अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे? इससे पहले फ्रेंच ओरिजिन के हम जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको यूज़ करते थे, जिनका नाम होता था चेतक और चीता। तो प्रीलिम्स का एक सवाल ये बन सकता है, चेतक एंड चीता ऑफन सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो चेतक और चीता थे ये हेलीकॉप्टर्स थे जो कि हमारी बॉर्डर्स पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, ये जो चेतक और चीता थे दीज वर ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। लेकिन जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया, यानी कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर इसको बनाया गया। ये जो LCH बनाया हुआ है भले ही इंडिजीनियस है, लेकिन इसके अंदर जो हम इंजन यूज़ करते हैं वो इंजन फ्रेंच ओरिजिन का है। वो जो इंजन है वो फ्रेंच ओरिजिन का है और इस इंजन का नाम है शक्ति इंजन। ठीक है, शक्ति इंजन को यूज़ करके इसको बनाया गया। अब हम आते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। इसमें पहले दिन जो स्टेटमेंट आई थी वो स्टेटमेंट ये थी कि इंडिया के पास ये प्रूफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके लोग टेररिज्म के लिए फंड्स को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि क्राउड फंडिंग हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो रेगुलेशंस हैं दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग फाइनेंसेस टू टेररिज्म। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट पहले आई थी। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आई है, इंडिया ने एक कंसर्न रेज किया है कि साउथ एशिया के अंदर अभी तालिबान पावर में आया है। इंडिया ने तालिबान नाम नहीं लिया, इंडिया ने क्या कहा कि साउथ एशिया में अभी अफगानिस्तान में रिजाइम चेंज हुआ है और इस रिजाइम चेंज के बाद से अलकायदा जैसे जो टेरर आउटफिट हैं, इन टेरर आउटफिट से दुनिया भर के अंदर जो थ्रेट इंक्रीज हो चुका है। इससे पहले जब कोई डिस्टेबलाइजिंग टेरर रिजाइम साउथ एशिया में आया था तो उसके बाद 9/11 जैसे इवेंट हुए थे और US के ऊपर हमला हो गया था। पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म जो है वो बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। तो अब भी सेम चीज़ हो रही है। तो अगर हम अभी से ये इंश्योर नहीं करेंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका जाए तो उसी तरह के थ्रेट्स जो हैं वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगे, जैसा कि 9/11 में हमें देखने को मिला था। इंडिया ने तीसरा कंसर्न रेज किया है स्टेट सपोर्ट का। कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, जो कि टेररिज्म को फंडिंग प्रोवाइड करता है। और अगर देश टेररिज्म को फंडिंग प्रोवाइड करता है तो टेररिज्म बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इंडिया ने कहा है कि ये जो स्टेट फंडिंग है इस फंडिंग को भी रोकने की ज़रूरत है। और फिर एक कंसर्न इंडिया ने यूज़ किया कि जो टेररिस्ट हैं आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गए हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है वॉरफेयर के अंदर, साइबर अटैक्स जो होते हैं साइबर अटैक्स हो सकते हैं, फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्राउड फंडिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। आज की डेट में टेररिज्म जो है वो डायनामाइट से नहीं, वो मेटावर्स से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पहले AK-47 से लड़ाई होती थी, बट नाउ फाइट इज बीइंग फॉट विद वर्चुअल एसेट्स।
तो जब जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डायनेमिसिज्म इंक्रीज होता जा रहा है, उसी हिसाब से देशों को भी अपनी जो डिजिटल सिक्योरिटी है, इस डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस्लामिक स्टेट का जो खतरा है वो दोबारा से इंक्रीज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टेररिस्ट आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके यूथ को रेडिकलाइज कर लेता है और उनको आतंकवादी बनने के लिए उकसाता रहता है। तो इसीलिए जो चैलेंजेस हैं आज की डेट में, वो चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। और इन चैलेंजेस को तभी निपटा जा सकता है जब पूरा का पूरा देश, पूरे की पूरी दुनिया एक साथ आए और कॉपरेट करे। एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए टेररिज्म को हटाने के लिए। टेररिज्म से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ आई थी। न्यूज़ ये थी कि इंडिया और रशिया ने यह कहा है, इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी का लास्ट महीना है दिसंबर। ठीक है, तो इस लास्ट महीने के अंदर रशिया और इंडिया जो है वो काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। ये आपकी न्यूज़ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने कोशिश की जितना शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में आपको ये न्यूज़ कवर कराने का, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितने भी टॉपिक्स आपने आज सुने, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस के लिए। तो इनके ऊपर अगर आपको कहीं पे कोई मटेरियल मिलता है तो आप मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाएं तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमें भी आइडिया रहे कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग हम भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।